शॉपिफाई कर रहे हैं तो लाखों रुपया कमाया महीने का। इट्स जस्ट अ स्कैम। जाते साथ ही नौकरी ऑफर हो जाएगी, उसके बाद घूमने वाली कुर्सी भी मिल जाएगी, कंपनी की तरफ से लैपटॉप भी मिल जाएगा। डिग्री इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, फॉर द मार्केट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। डिग्री कर ली है, 4 साल जाया कर दिए, अपने इंटर्नशिप भी कर लिया है, मार्केट में निकलो मुझे जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे कोई फ्री में अपना बुखार किसी को नहीं देता। कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जीरो इन्वेस्टमेंट इसमें मैटर ही नहीं करती। एक फुल स्टैक डेवलपर क्या है? क्लाइंट $50,000 आपको मंथली पे कर रहे हैं, $10,000 में आपने टीम हायर की हुई है। 4 साल की डिग्री के बाद आजकल की जनरेशन या तो ई कॉमर्स सीखने में लगी रहती है या कॉल सेंटर्स में जॉब। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मोटिव ये होता है कि पैसा कमाना तो है लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। क्या वाकई आप शॉपिफाई से घर बैठे लाखों कमा सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर हाउस कैसे और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया जा सकता है? क्या वाकई आईटी के बिजनेस में पैसा है? पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस और आईटी का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है? ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे आईटी एक्सपर्ट ज़ोहेब इकबाल से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। हम सब सोशल मीडिया के, वेबसाइट्स के, ई कॉमर्स के यूजर्स हैं। इसके पीछे मेन स्टोरी चल क्या रही होती है? एक वेबसाइट तैयार किस तरह होती है? एक डेवलपर की कितनी मेहनत होती है? कितनी बड़ी टीम होती है इसके पीछे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेवलपमेंट फेज़ होता है। डेवलपमेंट फेज़ में बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग होती है। डेफिनेटली देयर आर टूल्स नाउअडेज लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई। वहाँ पे आप कस्टम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि ब्लॉग रिलेटेड होती हैं। बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट इटसेल्फ, लाइक ब्लॉकचेन प्रोडक्ट हो गई, एआई की इंटीग्रेशन हो गई एंड लॉट ऑफ थिंग, तो उसके लिए बेसिक प्रोग्रामिंग की नीड्स होती है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेंडिंग में है, और उनके अंदर लाइब्रेरीज, और फिर उसके अंदर डाटाबेसेस की इंप्लीमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो डिफरेंट फेजेस होते हैं। फ्रंट एंड की अलग फेज़ होता है, फिर बैकएंड का फेज़ होता है, फिर क्लाउड का फेज़ होता है, फिर टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन का फेज़ होके बाईपास करके देन एक एप्लीकेशन लाइव की तरफ जाती है। अभी आपने कहा कि शॉपिफाई एक टूल है, तो वो जो मंजन लोग जो बेच रहे हैं कि शॉपिफाई कर लें तो लाखों रुपया कमाए महीने का, वो फिर क्या मंजन है? इट्स जस्ट अ स्कैम। अच्छा। शॉपिफाई करने से क्या होता है? शॉपिफाई लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर कोई यूज़ करता है। 10 लोग रोज के मैं एड्स देखता हूँ कि 10 लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि शॉपिफाई कर लो तो आप महीने का लाखों रुपया कमाओ। तो ये शॉपिफाई करना है क्या उसमें? शॉपिफाई करना कुछ नहीं होता। बेसिकली यू कैन से यू नीड टू स्टार्ट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज समथिंग कि यू हैव टू सेल समथिंग ऑनलाइन डिजिटली, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया डिजिटल हो गया। ऑनलाइन यूजर्स बढ़ गए हैं। जैसे ऑनलाइन यूजर्स बढ़ गए हैं तो ऑनलाइन परचेजिंग, सेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग बढ़ रही है। तो शॉपिफाई के थ्रू आप एक वेबसाइट, अब वो वेबसाइट आप कोड के थ्रू क्रिएट कर लो, ये शॉपिफाई के थ्रू क्रिएट कर लो। अब शॉपिफाई इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट। सही है। तो वहाँ पे सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करने से आपको डॉलर्स नहीं आ जाना है या बिजनेस नहीं जनरेट हो जाना। उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन चीज़ों के थ्रू एड्स, मतलब जैसे वर्डप्रेस एक टूल आया था उसी तरह शॉपिफाई एक टूल है। वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लो। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आपकी ब्रांड बिल्डिंग तो है नहीं। बिल्कुल ऐसी है। आपको लोग तो जानते नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो अपने वेबसाइट बना के अल्टीमेटली जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है वो एड्स के थ्रू ही करना है। अब वो शॉपिफाई के थ्रू बनी हुई हो वेबसाइट आपकी, वो वर्डप्रेस के थ्रू बनी हो, वो विक्स के थ्रू बनी हो, एंड लॉट ऑफ अदर टूल्स भी अवेलेबल हैं। जस्ट शॉपिफाई तो अवेलेबल नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली शॉपिफाई तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उसके एवज लाइक आपसे $2, $3 मंथली चार्ज करता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि शॉपिफाई कुछ नहीं करना। शॉपिफाई करना क्या है कि उसके ऊपर वेबसाइट को बनाना सीखना है। जो लोग डेवलपमेंट को नहीं जानते, जो लोग हार्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं जानते, जिनको नहीं आइडिया इस चीज़ का, वहाँ पे क्या है कि अब जो शॉपिफाई बिल्ट हुआ है तो उसके पीछे एक पूरी डेवलपमेंट की टीम है। बिल्कुल, स्टिल दे आर रनिंग इट। तो वो एक प्रोडक्ट है, हम उसको एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। बट जो ऑन दी अदर हैंड उसके यूजर्स हैं, उसके यूजर्स के लिए उसको बनाया गया कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो एक वेबसाइट को क्रिएट कर लें, और उसके लिए स्टेप्स, इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि वो आम बंदे को रसाई दे दी है कि आप इजीली अपना एक वेब स्टोर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या है कि अगर आपको नहीं आता शुरू में, जैसे शुरू में फेसबुक यूज़ की थी तो शुरू में पता था कि पेज कैसे बनेगा, ग्रुप कैसे ज्वाइन होंगे, ग्रुप्स के अंदर कम्युनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी। व्हेन आपने उसको गो थ्रू किया, उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, अ मंथ, 2 मंथ, उसके बाद आपको पता चला फेसबुक के अंदर ये फीचर्स हैं, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया। सेम गोज़ फॉर शॉपिफाई। वहाँ पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए फर्स्ट मंथ होता है, पूरा महीना आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे मर्जी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो यू विल बी अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। फिर यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कोर्स क्रिएट करना और कोर्स को लेना, इट डजंट मैटर। हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं देन आई वुड से कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको थोड़े बहुत नॉलेज की चाहिए, और
कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। मतलब कि इजीली देखें, जो आपको सीखे जो आपको सिखा रहा है वो जाहिर सी बात है वो शॉपिफाई के वो प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स तो नहीं करके, या उनको कोई सर्टिफाइड कोई वो ट्रेनर तो नहीं है, उसने भी तो यूट्यूब से ही सीखा होगा, या उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सीख के आपको समझा रहा है ना। उसमें ये होता है अगर आप कहीं से कोर्स करने जा रहे हो ना, सबसे पहले ये देखना होता है, इवन कोई शॉपिफाई का कह रहा है या अमेजोन का कह रहा है या डिजिटल मार्केटिंग का कह रहा है, सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना होता है कि उसने क्या अचीवमेंट की है, उसकी अपनी क्या अचीवमेंट है, या उसका अपना क्या बिजनेस लेवल है। बिल्कुल ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक वो अपने आप को ही नहीं स्टेबलाइज कर पाए, या उस एक्चुअल चीज़ उससे वो कोर्स लेना नहीं है, क्योंकि कोर्स आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी पड़े हुए हैं, और वो भी वही चीज़ बताएगा, इस बटन को ऐसे लगाना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, वो आपको मिल जाती है। बट मैटर वो करती है, वो चीज़ करती है कोर्सेज के अंदर मेंटरशिप। अगर आपको मेंटर अच्छा मिल गया है तो वो आपका फ्यूचर बना सकता है। बिल्कुल ऐसे। और उसके पास उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो जब आपके सामने बात रखे तो वो सिर्फ एक रिपीटेटिव काइंड ऑफ बात ना हो, बल्कि उसके अंदर सेंस डेवलप हो और उसके लॉजिकल फैक्ट्स के साथ बातें होनी चाहिए। ये नहीं जो एक सामने वाला पर्सन सुनना चाहता है सिर्फ उसको खुश करने के लिए बोला जाए, बल्कि उस बियॉन्ड द सीन, जैसे अगर अब हम बात करते हैं तो एक जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन को नज़र आ रहा होता है कि दरवाजे के अंदर क्या है, ऐसे है। एक्सपीरियंस पर्सन देख पा रहा होता है कि दरवाजे के बाहर इसने क्या क्या फेस करना है। बिल्कुल ऐसे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए मेंटरशिप काम आती है। बिल्कुल। तो अगर वो चीज़ आपको मिल रही है तो डेफिनेटली वो आपको, फिर उसमें हम इस डिबेट में नहीं जा सकते कि ये इतने का दे रहा है, ये इतने का, वो उसकी अपनी वर्थ है, वो जितना मर्जी का दे, यू नीड दैट, यू हैव टू बाय दैट। फॉर एग्जांपल मुझे अपने बिजनेस के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं ऑनलाइन जाऊँगा, मुझे ऑनलाइन नहीं समझ आ रही तो जाहिर सी बात है मैं किसी एक ऐसे मेंटोर के पास जाऊँगा कि जिसके एटलीस्ट मुझे समझ तो आ रही है ना कि यार ये काम करना किस तरह। लेकिन वो जो ये गलत बात करके जो चीज़ बेच रहे हैं वो तो बात नहीं समझ में आती ना, कि मतलब आप अगले का हार्ड एंड मनी भी ले रहे हैं, ठीक है, और उसके पैसों के साथ आप अपनी ज़रूरियात फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ वो जिस मकसद के लिए, जिस मर्ज़ के लिए वो आपके पास आया उसकी आप दुआ कर ही नहीं रहे, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, एक फुल स्टैक डेवलपर क्या है? फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली होता है, यू कैन से 4 मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो एक टीम को, डेडिकेटेड टीम को लीड कर सकता है। सही है। उसके रोल में ही आता है। एंड फुल स्टैक डेवलपर, अगर हम स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के ऊपर जाएं, स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सर्वे करता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। बिल्कुल। एंड उनसे पूछता है कि आपको कौन सा इस वक्त रोल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पाकिस्तान में तो ये समझते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BSc है, IT है या ऐसी, ये तीनों एक ही चीज़ है। एक्चुअल मैटर करता है आपके जॉब रोल्स, डेवलपमेंट के जॉब रोल्स क्या होते हैं। तो वो डिफरेंट सर्वेज के बाद थ्रू आउट दी वर्ल्ड वो हर साल अपना सर्वे पुट करते हैं, और पिछले 5 साल से जो उनका सर्वे पुट अप हो रहा है, फुल स्टैक डेवलपर उनमें टॉप रेटेड है। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ऐसे। हर कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर टॉप रेटेड चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या कैलिबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। फिर उसके पास क्लाइंट हैंडलिंग आता है, फिर उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, एंड देन उसके पास टीम लीड की एबिलिटी होती है। सही है। इन द बिगिनिंग अगर एक फुल स्टैक डेवलपर ट्रेंड हुआ है तो ही हैज़ टू बी अंडर आवर टीम लीडर। वो उसके अंदर सीखेगा, देन इन फ्यूचर ही कैन सी हिमसेल्फ के वो उसकी जगह पे जा सकता है। सही है। अगर वो फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि उसके पास वास्ट नॉलेज है, फ्रंट एंड का भी वो देखेगा, बैक एंड के फेजेस भी वो देख रहा है, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग वो देख पा रहा होता है, और क्लाइंट से कम्युनिकेशन का एक अलग एक्सपीरियंस ले रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर सेकंड नंबर पे है, तो वो सिर्फ बैक एंड के रिलेटेड चीज़ें देख रहा होता है और फ्रंट एंड वाले से कम्युनिकेट कर रहा होता है। सही है। और फ्रंट एंड वाला तो फ्रंट एंड किसको कहते हैं और बैक एंड किसको कहते हैं? जो आपको नजर आ रहा है इट्स फ्रंट एंड, मतलब वट एवर द कंटेंट, हम इसको कहते हैं कंटेंट, मतलब आपको पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, बटन्स, ईच एंड एवरीथिंग, आइकन्स, व्हाटएवर, और डिजाइनिंग के साथ एक नजर आ रहा होता है, एक पेज नजर आ रहा होता है, तो इट्स फ्रंट एंड। अब उस पेज के बाद जैसे आपने एक पोस्ट की फेसबुक पे, अब वो पोस्ट आपने 2010 में की थी, आज भी वो अवेलेबल है, तो इट्स स्टोर्ड समवेयर। ऐसे ही है। अब वो जो वहाँ पे स्टोर कराने का प्रोसेस है वो सर्वर के थ्रू, बैकएंड के थ्रू होके जाता है डेटाबेस में। सही है। तो वो सर्वर की कनेक्टिविटी और जो एप्लीकेशन को लाइव करना है, और फिर जो यूज़र की क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है या सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म सेव करवाना है, तो यू कैन से कि उसके लिए हमें फिर बैकएंड की ज़रूरत होती है, जो कि डेटाबेस लिंक हो रहा है। हाँ, उसमें हमारे पास बैकएंड बेसिकली आप कह सकते हैं एक सर्वर होता है। बिल्कुल। फ्रंट एंड आपके पास ये आ गया जो आपको वेब पेज पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे डेटाबेस है। सही है। तो सर्वर रिस्पॉन्सिबल है
कम्युनिकेशन के लिए आपके डेटाबेस के साथ भी और आपके फ्रंट एंड के साथ भी। सही है। फ्रंट एंड से जो इन्फॉर्मेशन आप सर्वर को दोगे वो इन्फॉर्मेशन उसने डीबी में लेके जानी है। फ्रंट एंड को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्यूरी हिट करेगा सर्वर डेटाबेस से, वो क्यूरी निकाल के तो फ्रंट एंड को भेज देगा। जैसे आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं तो इन द बिगिनिंग पोस्ट लोड होने में जो आपने प्रीवियस पोस्ट की हैं तो टाइम लेती हैं थोड़ा सा, तो वो बेसिकली फ्रंट एंड क्या कर रहा होता है, वो क्यूरी भेज रहा होता है सर्वर को। तो सर्वर क्या करता है, वो डेटाबेस को कहता है कि ये क्यूरीज आ रही है इस आईडी के अगेंस्ट, मुझे ये पोस्ट दो। सही है। तो सर्वर फिर फ्रंट एंड को देता है और फिर वो फ्रंट एंड जो है उनको रेंडर करवा देता है। ये सारी जो आपने बातें की हैं, इसके लिए मुझे कोई डिग्री की ज़रूरत है या मैं बगैर डिग्री के भी मार्केट में निकल कर जॉब ले सकता हूँ? उसके लिए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये काम एक्चुअली किस तरह से होता है और इसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या हैं। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इट्स टोटली प्रैक्टिकल थिंग। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है इट्स टोटली प्रैक्टिकल, नथिंग इज थ्योरेटिकल हियर। थ्योरेटिकली आपको पता भी है तो जब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो यू आर ज़ीरो। अब अगर जहाँ तक बात आ जाती है डिग्री की, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमें काम कौन दे रहा है। वी आर गेटिंग वर्क फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, USA, दुबई, UAE, इटली, XYZ कंट्रीज। अब वहाँ पे क्या है, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे आउट ऑफ कंट्री हैं, जितने भी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑपरेट हो रहे हैं। अब वो जब हायरिंग की तरफ जाएंगे तो हायरिंग के लिए उन्हें, जब भी वो हायरिंग की तरफ जाएंगे उनके पास कोई प्रोजेक्ट आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। प्रोजेक्ट बाहर से आया है। अब जब वो हायरिंग पर्सन को देखेंगे तो उन्होंने क्या देखना है उसमें, कि क्या इसके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। क्योंकि क्लाइंट इज पेइंग लाइक $10,000, $50,000, $100,000। क्लाइंट के लिए मैटर नहीं करता, क्लाइंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं एंड सॉफ्टवेयर हाउसेज को देते हैं। इसीलिए अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज का कल्चर देखेंगे, जितनी भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग जिम, स्नोकर, एवरीथिंग फैसिलिटी, एंड ओनली 8 आवर्स जॉब आवर्स हैं। वैसे ही 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में पूरी दुनिया में जॉब आवर्स नहीं है। अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई कंपनी बिठाती है तो इट मीन्स दे आर पेइंग आवरली, मतलब 1 घंटा बिठाया, हर डेवलपर का आवरली रेट डिफरेंट होता है। दिस इज़ द सिंगल सॉफ्टवेयर कंपनीज कल्चर कि जहाँ पे इतना रिलैक्समेंट होती है और कोई कुछ सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड हो रहे होते हैं, काम पे। क्योंकि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम डिलीवर करना। क्यों डिलीवर करना है, क्लाइंट को काम चाहिए, कंपनी, क्लाइंट और डेवलपर। अब जब एक पर्सन को हायर करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन तो हो सकता है मेरा वैलिड के डिग्री है या नहीं है भी तब भी वो से ओके आप कह दोगे है, नहीं है तब भी आप कह दोगे नहीं है। अब आप आए हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, या आए हो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, या आप आए हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो अब उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जो एज अ टेक्निकल पर्सन जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, वो क्वेश्चन उसका हो गया एक, वो हाँ या ना डजंट मैटर। सेकंड फेज में उसने आपसे पूछना है प्रोग्रामिंग के बारे में। उससे पूछना है आपसे HTML CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, jQuery क्या है, रिएक्ट क्या है, Node.js क्या है, रेलेवेंट टेक्निकल क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप उनको वो बता देते हो और उसके बाद वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जिस पर्पस के लिए वो हायर करें, अगर तो आप वो फुलफिल कर देते हो तो डिग्री वाला हाँ वाला क्वेश्चन था या ना वाला डजंट मैटर, वो आपको हायर कर लेंगे। द थिंग इज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो 4 साल लगाते हैं, अपने वालदैन का पैसा भी ज़ाया करते हैं। ज़ाया करने का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 4 साल के बाद ना कोई आउटकम निकलता नहीं है। स्टूडेंट हु ग्रेजुएट्स इन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BScs करके जो निकलते हैं, उसकी ना एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं कि मैं 4 साल के बाद जब मैं मार्केट के अंदर निकलूँगा ना तो मुझे लगता है कि मुझे 1.5 लाख की जाते साथ ही नौकरी ऑफर हो जाएगी, उसके बाद घूमने वाली कुर्सी भी मिल जाएगी, कंपनी की तरफ से लैपटॉप भी मिल जाएगा और कंपनी में शाप जी करके जो है ना मुझे सीट पे भी बिठा लेगी। लेकिन मसला ये आता है कि जब वो मार्केट में निकलते हैं तो रियलिटी हिट्स देम वेरी हार्ड और फिर मसला निकलते हैं। आपको कहाँ पे नज़र आता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली, कि जो बच्चे 4 साल अपने वालिदैन का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और एट द एंड जब वो मार्केट में निकलते हैं तो वो उनको जब बताया जाता है कि भाई जो आप 4 साल के अंदर पढ़ के आए हो वो तो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो 10 साल पुराना करिकुलम है, तो दोबारा से शुरू करो ज़ीरो से और 20-25 हज़ार की नौकरी पे अगर एज ए इंटर्न आना है तो आप उसके लिए हम आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो फ्रेशर भी हायर नहीं कर रहे होते, दे वांट, क्योंकि मैं अक्सर जॉब्स देख रहा होता हूँ पोर्टल पे तो 3 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, इससे कम मार्केट नहीं मांगती। तो वो 3 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस भैया आएगा कहाँ से? इसमें आपने एक टर्म यूज़ की अभी, मार्केट। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मार्केट क्या है, व्हाट इज़ मार्केट। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, मार्केट के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे जाके स्टूडेंट ने काम करना है
उसको जब तक पढ़ेगा ही नहीं, जब तक उसको ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, जब तक उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। देखें, एक छोटी सी आपने शॉप ओपन करनी हो ना किराने की, लेट्स सपोज एक मोहल्ले के अंदर, तो आप देखते हैं कि इसकी यहाँ पे नीड है या नहीं है, और अगर नीड है तो कितने लोगों को नीड है, मेरे कितने कस्टमर्स शुरू में बनेंगे। और उसके अंदर अगर आप न्यू हैं तो आपको ब्रेक इवन पे लाने के लिए आप कहते हो कि पहले 2 साल जो है बस ऐसे चल जाए, अंडरस्टैंडिंग में आपको कहाँ से माल उठाना है, कितनी देर माल को स्टॉक में रखना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना, कब होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें समझने में आपको 2 साल लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक छोटी सी मार्केट है। तो मार्केट को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक हम उस तरफ नहीं जा सकते। अब उसमें हम आ जाते हैं एजुकेशन के ऊपर, जो हमारी 4 इयर्स की जो आपने बात की, इसके लिए हमें थोड़ा सा एजुकेशन स्टूडेंट की ना लाइफ को अंडरस्टैंड। अब इसमें 2 वे हैं। एक तो स्टूडेंट इसमें डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम भी करता है, और वो राइट पे भी है। ब्लेम गेम में तो हम सबसे आगे। हाँ, बट वहाँ पे स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए। अब देखें, एक स्टूडेंट की लाइफ स्टार्ट होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू सोन मैट्रिक। मैट्रिक में जब एक स्टूडेंट आ जाता है तो उसको ये पता चल जाता है, पास द एग्जाम, गो फॉर नेक्स्ट क्लास। इंटरमीडिएट में सेम अप्रोच, यूनिवर्सिटी में सेम अप्रोच। अब मैं यहाँ समझता हूँ इंटरमीडिएट तक ये अप्रोच है तो इट्स ओके फॉर स्टूडेंट। एंड अगर आप इंटरमीडिएट के बाद, इट मीन्स यू आर इन योर 20s नाउ, जब आप इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो, तो हमें साथ साथ अपना सोसाइटिकल इम्पैक्ट भी देखना है कि सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है एज के साथ साथ। हम इस चीज़ को अर्ली एज में निगलेक्ट कर जाते हैं, एज अ पेरेंट्स भी निगलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं 20 साल का हो गया तो हम कहते हैं बच्चा है, अभी क्या करेगा कमा के, अभी क्या हो जाएगा अगर ये कमाने निकल जाएगा, मैं हूँ अभी। अब पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। अल्टीमेटली ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यूज़, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि पैसे कैसे कमाने हैं। अल्टीमेटली पेरेंट्स का गोल और बच्चे का गोल यही है कि पैसे कमाने हैं। होल एजुकेशन सिस्टम में कुछ लोग, वो मैं अक्सर जब सेमिनार्स करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर हम मोरल वैल्यूज़ के लिए भी करते हैं, एटिकेट सीखते हैं, हम बिहेवियर सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं कहता हूँ अगर तो आपने इंसानियत सीखनी है, सिंपल वे में अगर बताऊँ, तो फिर मदरसे में जाके बैठो, फ्री में बैठो, वहाँ से सीखो। 20 लाख की डिग्री करने के बाद आप इंसानियत नहीं सीखने के लिए गए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। या इतना पैसा लगा के पूरे 20-25 साल के आपने एजुकेशन लिया, उस पर्पज़ के लिए नहीं लिया। एक ही पर्पज़ था, मार्केट के अंदर अच्छे लेवल पे अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर वो सिक्योर नहीं हो पा रहा आपका, तो यू आर ऑल्सो सेम कैटेगरी जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट करता ऐसे ही है। है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फॉल्टी है या आप फॉल्ट, दोनों एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं। रीज़न ये है हम अपनी प्रायोरिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट लाइफ में? हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमें मोबाइल चाहिए। अगर हमें एक, जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम देखें तो यूनिवर्सिटी में गए, पहला सेमेस्टर आया, फाइनल टर्म आया या मिड टर्म आया, तो मैं रात को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है इस सेमेस्टर में हो क्या रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 सेमेस्टर में जब हम पहुँचते हैं तो हमें नहीं पता होता पहले में क्या पढ़ा था। तो इसका मतलब हम वही एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे थे, और आप जो चीज़ अचीव करना चाहते थे, अब अचीवमेंट जो है सबसे पहले कोई भी काम करने हैं हम, लेट्स सपोज आपने यहाँ से कहीं जाना हो, तो पहली चीज़ जब आप ड्राइव सीट पे बैठेंगे तो आपको पता होगा ये मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे उधर पहुँचना है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पहुँचना उधर है और मैं निकल मुल्तान की तरफ जाऊँ। लेट्स सपोज जोहर टाउन जाना है, तो मैं यहाँ से मुल्तान की तरफ निकल जाऊँ कि मैं जोहर टाउन पहुँच जाऊँगा, तो पॉसिबल तो नहीं है ना। वो तो बड़ा लंबा वो तो मेरे लिए एक टफ जर्नी हो जाएगी, और मैं मुल्तान पहुँच के याद करूँ कि मुझे जोहर टाउन जाना था, वापस आने के लिए फिर वो सारा सफ़र तय करना पड़ा था। ऐसे अब उसमें क्या है कि जब आप बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखेंगे कि मुझे पैसे कमाने और मुझे फ्यूचर बनाना है, फ्रंट ऑफ द माइंड ये चीज़ नहीं होगी। जब आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आपके माइंड में नहीं है, जब आप पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में आप सोच नहीं रहे, जब आप पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में आप रिसर्च नहीं कर रहे। रिसर्च तो मेरे अपने हाथ में है ना, मैं यूट्यूब देख सकता हूँ, मुझे पता है आज क्रिकेट मैच इस दिन है, इस दिन नहीं है, मुझे दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन का पता है। हर एक चीज़ मैं गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बारे में गूगल के ऊपर कितनी देर स्पेंड की है मैंने, अपनी फील्ड से रेलेवेंट, कोई भी फील्ड है, ज़रूरी नहीं आप IT की फील्ड के हो। मनी इज़ नॉट ऑल अबाउट फील्ड, इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट रिसर्च, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट कितने हंग्री हो आप, कि आप कितना अपने आप को देखना चाहते हो, कहाँ पे, किस लेवल पे आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो। जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो उसके लिए आपको उतने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना है, डिग्री इज़ नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, बट फॉर द मार्केट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कितने ही ऐसे लोग होंगे जो आपको और जितने भी आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अमीर तरीन लोगों की आप काउंटिंग करें, जितने भी हैं, आप खुद रिसर्च कर लें, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसको रिसर्च कर ले, दे आर नॉट ग्रेजुएटेड। ऐसे एंड इसमें मैं ये नहीं कहता कि अच्छा वो ग्रेजुएट हुए बगैर हो गए तो आप भी बगैर ग्रेजुएट के हो जाओगे।
एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस, डिग्री के साथ साथ मार्केट को समझो। डिग्री के बाद मार्केट को समझने जाओगे ना, अब उसको मैं अगर क्लियर कर दूं, एंड करूं इसको, 25 के हो गए, 25 के बाद और डिग्री के अंदर जैसे ही गए, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सेंटेंस कॉमन है, यू हैव टू डू इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। व्हाट इज़ दिस? पहले सेमेस्टर से मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ एंड मैं उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा। ये एक सेंटेंस मेरी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और हमारी बिगाड़ रहा है। एक पर्सन किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में, UCP, UMD, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ही इज़ पेइंग मोर देन 20 लाख फॉर 4 years ऑफ एजुकेशन, एंड उसको डेली बेसिस पे हर सेमेस्टर में ये सेंटेंस सुनने को मिल रहा है, यू हैव टू डू इंटर्नशिप, यू हैव टू डू इंटर्नशिप। क्या वो एक दिन बैठ के इंटर्नशिप के बारे में एक्सप्लोर नहीं कर सकता? अच्छा, 4 साल के बाद इंटर्नशिप क्यों करनी है? 4 साल से पहले क्या मैं कर सकता हूँ इंटर्नशिप या नहीं कर सकता? वो जर्नी पहले सेमेस्टर से भी तो स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। अब जब वो 4 साल के बाद एक्सप्लोर करेगा उस चीज़ को, इंटर्नशिप को स्टार्ट करेगा। अब जब लेट्स सपोज आपकी कंपनी है, आपने एक इंटर्नी हायर करना है, अब आपको इंटर्नी की ज़रूरत कब पड़ेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, यहाँ पे कोई फ्री में अपना बुखार किसी को नहीं देता। ऐसे सिग्नल के ऊपर अगर सिग्नल बंद है तीनों साइडों से, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगी, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बड़ी हम समझते हैं कि अच्छा कंपनी का ओनर बड़ा है तो वो मेरे बारे में सोचेगा। आप छोटी गाड़ी पे जा रहे हैं, पीछे बड़ी गाड़ी वाला है, वो करता है फील के ये जाता रहे, मैं इसके पीछे ही रहूं, नहीं होता, जो मर्जी हो जाए। कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनीज वाले या वो जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ वो मेरे बारे में सोचेंगे, जब तक कि मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। अब जब वो आपको हायर भी कर रहे हैं ना, हर किसी का अपना मोटिव होता है हर चीज़ के बारे में। बाहर की कंट्रीज़ में इंटर्नशिप मैटर करती है, बट अगर हम अपनी सोसाइटी को देखेंगे तो यहाँ पे मैं नहीं बिलीव करता कि इंटर्नशिप मैटर करती है। इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पे अगर मैं इजी वर्डिंग में स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँ, इंटर्नशिप इज़ जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। अगर आप लेट्स सपोज एक मोबाइल यूज़र को ले जाओ, मोबाइल का काम सिखाना है, तो उसके पास उसे बिठाओगे तो वो डायरेक्ट उसे आईफोन नहीं खोलने देगा। ऐसे उसे साल 2 साल 3 साल उसे उसका टाइम चाहिए, उसे अपने साथ रखना है छोटे मोटे कामों के लिए। इसी तरह आईटी के अंदर भी होता है, बट उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप यूनिवर्सिटी से निकले आपके पास एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं थी, एक भी डोमेन के अंदर आप फिट नहीं हो, आपके पास वास्ट नॉलेज तो है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। अब हर बच्चे का ना एक कैलिबर होता है इम्प्लीमेंट करने का, और उसके अंदर होती है पिकअप कॉलिंग, कि वो कितनी जल्दी पिक करता है चीज़ों को। तो जब इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज़ किए जाते हैं ना, उसमें यही चीज़ देखी जाती है। और उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप के लिए ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट के लिए हायर करेंगे, इंटर्नशिप में हायरिंग होती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। अब वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट फिट बैठ सकता है, इसको हम 10,000 दें, अगर वो बाहर से रिसोर्स हायर करेंगे तो उसे हो सकता है 50,000 देना पड़े। बिल्कुल। इसे हम 10,000 देंगे और इससे हम 6 महीने या 8 महीने हमारा ये प्रोजेक्ट चलना है, 15 दिन इसको ट्रेन करेंगे, अगर शॉर्ट करूँ इसको उसके ऊपर लगा रहेगा। अब मैं एज अ न्यू पर्सन, मुझे मार्केट मैंने नहीं पढ़ी, जो हमने पहले बात की। अब जब मैं जाऊंगा उस कल्चर में, मैं देखूंगा यार वाओ इट्स अ बिग कंपनी, कल्चर इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग सारे अच्छे हैं, हर चीज़ परफेक्ट जा रही है, एंड मैं अपने आप को अज्यूम करूंगा इट्स काइंड ऑफ अ जॉब। मैं उसमें ढलना शुरू कर दूंगा। 6-8 महीने के बाद मुझे, जब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, जब मैं वहाँ से निकलूंगा इंटर्नशिप लेटर लेके, अगली कंपनी में जाऊंगा, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट स्किल सेट चाहिए, मैं उसके लिए रेडी नहीं हुआ। बिल्कुल। अब आपने 26 में स्टार्ट किया, आप 27 के हो गए, सेम 28 के, आपने 10 से शुरू की थी, अब आप 30-40 पे पहुंच गए होगे मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास पूरा स्किल सेट तो है नहीं। बिल्कुल। तो आपको जॉब चाहिए। आईटी के अंदर आप डिमांड तो कर नहीं सकते। इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। आईटी के अंदर तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसके पास स्किल्स है ना उसको जॉब की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। जॉब वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इस पर्सन की ज़रूरत है। बिल्कुल। लिंक्डइन के ऊपर पूरा एक स्पेसिफिक HR डिपार्टमेंट होता है हर सॉफ्टवेयर कंपनी का, जिनका काम ही ये होता है रॉ टैलेंट को फाइंड करना, अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाना, उनका काम ही ये है। जो जॉब वाला जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो जॉब देख ही नहीं रहा होता, उसको कॉल जाती है HR की तरफ से, कितना पैकेज ले रहे हो, कहता है 5 लाख, इधर से ऑफर आएगी 7 की तो वो इधर नोटिस देगा। तो मैं अपने आप को उस काबिल कैसे बनाऊंगा? इस तरह तो नहीं बना सकता कि मैं 4 साल से सुन रहा हूँ इंटर्नशिप करनी है 1 साल की, और मैं उसके बारे में रिसर्च ही ना करूँ। जो चीज़ मैंने 4 साल बाद स्टार्ट करनी है वो मैं 4 साल पहले स्टार्ट करूँगा, और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, डेफिनेटली आई विल बी
एट सम स्टेज मार्केट के अंदर कम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच सकता हूँ। इस पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम लोगों को, स्पेशली जो यूथ है, उसको हम सिखा सकें कि बिजनेस करना कैसे है। ठीक है, जिस तरह आपकी जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और आपका काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है इसके ऊपर, और जिस तरह बताया आपने कि आप सेमिनार्स भी डिलीवर करते हो और आप स्टूडेंट्स भी ट्रेन करते होगे ऑब्वियसली, तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि बिज़नेस किस तरह किया जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको आगे पाथवे कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 साल की डिग्री कर ली है, कॉन्वोकेशन हो गई है, डिग्री मेरे हाथ में, अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मुझे अपने आप को एक ग्राउंड रियलिटी चेक देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे हवाओं में रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये अपने आप को बिलीव करवाना है कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है। सही है। और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, तो मैं उसको मानता हूँ कि आप प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको, और अगर आप आईटी के फील्ड में अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ख्वाब देख रहे हैं जाने का, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होगा, पहला आपका लर्निंग होगा। अगेन लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड इट्स हार्ड। जो ग्रेजुएट होके आता है, हम बूट कैंप रन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हार्ड होता है कि दोबारा वो उस जर्नी को स्टार्ट करें। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें। एंड अगेन एक और चीज़, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ये एक मिथ क्रिएट की गई है कि प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इट्स ऑल अबाउट एंड इट्स नॉट अबाउट IQ लेवल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसे। मैं ये बिलीव करता हूँ, प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हो, आपका IQ लेवल अगर 0 भी है, यू कैन डू इट, अगर आपकी प्रैक्टिस आवर्स 8-10 घंटे डेली बेसिस पे हैं। आई एम सॉरी टू कट यू, वैसे ना यूनिवर्सिटीज़ का भी ना इधर से एक फ्लॉ है। आप इतनी फीसेस आप बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट मार्केट के जो प्रोफेशनल हैं उनको हायर करना चाहिए जो बच्चों को एटलीस्ट टीच कर सके। अब एक प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, वो बेचारा 10 साल से एक ही किताब बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रहा है, उसको रटाई जा रहा है कि इसके रटे लगा लो। उनको ये समझाना चाहिए कि भाई ये जो आप रटे लगा रहे हो इसका आगे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप जिस कोड का रटा लगा रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर आपने एक वेबसाइट ही डेवलप करनी है तो उसकी आपने लॉजिक क्या बनानी है, वो किधर से किस पेज पे लैंड कर रहा है। ये चीज़ें, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ अगर इतने पैसे अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, हर बंदे ने एक यूनिवर्सिटी अगर जिस बंदे ने भी खोली हुई है, वो उन्होंने सिर्फ एक पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ, बिजनेस मॉडल है। हाँ, मतलब कि आप उस लेवल के, एटलीस्ट आप उस लेवल की प्रोडक्ट भी तो उनको ऑफर करो ना। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो एक कॉन्सेप्ट, दूसरा ये भी है कि आप टीचर के सामने सवाल नहीं कर सकते, आप टीचर को गलत नहीं कह सकते अगर कहीं वो गलत है। आप उसको एक हमारे इस मुआशरे के अंदर एक बड़ा मसला नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली। आप अगर उसको पॉइंट आउट करोगे तो he'll kick you out of the class। आप मुझे सिखाओगे और नहीं भी करेगा तो F ग्रेड आ जाएगा। यही मसला है ना। मतलब कि वो कहीं ना कहीं ग्रज रखेगा अपने दिल में कि यार इसने मुझे क्लास के अंदर बेइज्जत किया था, तो मैं अब इसको जानना, इसको बताऊंगा, इसको मजा सिखाऊंगा। होते हैं ऐसे केसेस हैं, मैंने सुने भी हैं। उसमें इसमें ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें, टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, बिल्कुल ऐसे नो डाउट इसमें ऐसे। बट अगर इसमें मैं फिर थोड़ा सा ना आपको, ये बात आपने छेड़ी है तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है वो बताऊंगा। क्योंकि पिछले 90s से वालिद साहब मेरे ऑलरेडी स्कूलिंग में थे, तो मैं स्कूलिंग को देख चुका हूँ, कॉलेज को देख चुका हूँ किस तरह से रन होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब होता क्या है, टीचर्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का ये बिज़नेस मॉडल कैसे, आपने कहा कि ये बिज़नेस के लिए चला रहे हैं, बट ये बिज़नेस मॉडल वर्क किस तरह करता है उसको अगर हम समझेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए ईजी होगा। वो जो भेड़ चाल का शिकार है ना, जब बच्चा मैट्रिक कंप्लीट करता है, बच्चा अपने फेवरेट टीचर के पास जाता है कि मैं किस कॉलेज में जाऊँ। अब वो टीचर कहता है उसे कि इस कॉलेज में बेटा चले जाओ, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, मेरा नाम बताना। तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ कमीशन से थिंग्स भी चल रही हैं, विच इज़ ओके। बट टीचर जिस कॉलेज में रेफ़र कर रहा है, क्या वो ये चीज़ देख रहा है कि बच्चे के लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो टीचर क्यों ये कर रहा है? टीचर को सैलरी 15-20 हज़ार मिल रही है, मैक्सिमम 30 हज़ार मिल रही है। अगर जिसने कोई PhD की है 2010 में, तो ही विल बी अर्निंग लाइक 1 लाख प्लस ना। बाकी तो नॉर्मल 1 लाख से नीचे ही सारे टीचर्स वेरी कर रहे हैं, जितने भी कॉलेजेस में चले। कॉलेज में तो है ही नहीं 1 लाख तक सैलरी। मैंने नहीं देखा किसी कॉलेज के अंदर किसी प्रोफेसर को मिल रही हो 1 लाख की सैलरी मिल रही हो। 50,000 30,000 या पीरियड वाइज होता है, लेक्चर वाइज होता है। एक लेक्चर है डेली का 5,000 या 8,000 का लेक्चर होता है। मैं तो इन चीज़ों को समझता हूँ सेम। अब शॉर्ट इसको करूँ, अलाइड स्कूल का बच्चा कहाँ जाएगा? पंजाब कॉलेज में।
अब कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर 200 स्टूडेंट निकलना है एक स्कूल से, तो उसमें से 60 या 80 स्टूडेंट प्रिंसिपल ने कहा होता है कि आपके कॉलेज में ही आएंगे। अब उस कॉलेज ने आगे, जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बच्चा, सुपीरियर कॉलेज का बच्चा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जाएगा तो ही विल बी 50% ऑफ। पंजाब कॉलेज का बच्चा यूसीपी में जाएगा तो 50% ऑफ। व्हाट इज दिस? ऑलरेडी ये एक बिजनेस मॉडल चल रहा है, हम इसको नहीं अंडरस्टैंड करते। एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। और वो 50% ऑफ लेने के बाद भी जब हम मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है यूसीपी का, पहले सेमेस्टर में है 50% ऑफ, अगले सेमेस्टर में खत्म हो गया, आपकी सीजीपीए ड्रॉप हो गया, उसके लिए कंडीशन मेंटेन करनी है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसे इन्वायरमेंट में, जो यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है उसमें रह के आप उसको मेंटेन कर पाओ। तो अब यूनिवर्सिटी में आ जाए, चलें स्कूल कॉलेज को छोड़ दें, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एक्चुअल चीज़ हमने बात की थी मार्केट की। मार्केट को क्या चाहिए और हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, लेट्स सपोज, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। वैसे कोर्स आउटलाइन हमारी डिज़ाइन हुई है 2002 में, हम इसको 2010 कंसीडर करते हैं। कंपनीज आपको जब हायर करेंगी तो वो 2024 की मार्केट के लिए हायर करेंगी, 2010 की मार्केट के लिए हायर करने के लिए वो नहीं बैठी हुई। तो जब आप 2010 का नॉलेज लेके, जिसने 2012 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है, जो 2024 में स्टार्ट करने जा रहा है, उसने भी पहले सेमेस्टर में C++ बोर्ड पे पढ़ी थी, ये भी पहले सेमेस्टर में C++ बोर्ड पे पढ़ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और वो टीचर भी सेम है, और वो टीचर रिस्पेक्टेबल है, प्रोफेसर है जिन्होंने 2010 में डिग्री की हुई है। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किया जाए। हाँ, अब वहाँ पे टीचर्स का भी फॉल्ट नहीं है इतना, क्योंकि उनको पे भी इतना नहीं किया जा रहा, ना उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ना उनको कोई ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि उसको कहा जाए कि ये चीज़ आपने करनी है। ऑन दी अदर हैंड, और ऐसा क्यों है? अगेन बिजनेस। अगर आप एक इंडस्ट्री से पर्सन को उठाते हो, लेट्स सपोज एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन जिसने खुद बिजनेस किया है, या जो खुद बिजनेस कर रहा है, या जो खुद टेक्निकल पर्सन है, या जो खुद इन चीज़ों को जानता है, जिसने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, जिसको पता है कि एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करके सामने रिप्रेजेंट करना है, उस पर्सन को लेके आओगे। अगर उसका 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका पैकेज 10x ग्रो करता है। दिस इज़ द सिंगल फील्ड जिसके अंदर अगर आपने 1 लाख से भी स्टार्ट किया तो 5 साल बाद आप 20 लाख पे होंगे। किसी और फील्ड में ऐसा नहीं है। अब वो जो 20 लाख वाला बंदा है, 5 साल के एक्सपीरियंस वाला या 10 साल के एक्सपीरियंस वाला, उसको यूनिवर्सिटी लेके आएगी 20 लाख देने के लिए? कभी भी नहीं लेके आएगी। तो स्टूडेंट्स कैसे लर्न करेंगे, और टीचर्स कैसे इंप्रूव होंगे? टीचर्स को भी अपने आप को उसी तरह ही रखना है फिर। और इस वजह से फिर स्टूडेंट्स की जो है ना, वो माइंड सेटअप भी उसी तरह उस हिसाब से नहीं होता, वो ग्रो ही नहीं करते। मतलब वो भेड़ चाल के अंदर लगे हुए हैं कि यार मुझे 1 लाख की तनख्वाह से 2 लाख पे जाना है, 2 लाख से 3 लाख पे जाना है। बैक टू द क्वेश्चन, बिजनेस सीखना है, डिग्री कर ली है, मैंने भी 5-4 साल ज़ाया कर दिए, अपने इंटर्नशिप भी कर लिया है, मार्केट में निकला, मुझे जॉब नहीं मिल रही, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? बिजनेस करने का पहला पर्पज़ ये है कि पैसे कमाने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, पहली जो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि मेरे इस बिजनेस से दूसरों को क्या मिल रहा है। अगर तो आपने ये वाला एलिमेंट अपने बिजनेस के स्टार्ट में रख दिया, अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो गई। और कोई भी ऐसा बिजनेस जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, कभी भी वो डाउन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल बिलीव है। जब मैंने भी अपना स्टार्ट किया था तो इसी नीयत के साथ किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें सक्सेस दिया। अब सेकंड चीज़, जब आपने इस नीयत से स्टार्ट कर लिया, अब उसको मेंटेन रखना है। मेंटेनेंस क्या होती है? हमारा स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले जो है ना, वो शॉर्ट माइंडेड हो गया। वो मेहनत नहीं करना चाहता, टिकटॉक के ऊपर दूसरों की लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके पास ये बंगला है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये चीज़ है, लोग दिखा रहे हैं। दिस इज़ आर्टिफिशियल लाइफ। एक्चुअल ज़िंदगी लोगों की ऐसी नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, वैसा नहीं होता। हमें ये अंडरस्टैंड करना है। टीनेज होते हैं 20-25 साल के, नहीं समझ पाते ये चीज़, किसी ना किसी के थ्रू ओवरनाइट कामयाब होने के ख्वाब देखते रहते हैं, या 4 दोस्त चाय के ढाबे पे बैठ के डेली बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूँ, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, आईटी में आना है या किसी और में, पहले ये चीज़ क्लियर कर लें। आपने ये देख लेना है कि मैं 1 साल में इससे अचीव नहीं करूँगा, 2 साल में अचीव नहीं करूँगा, एट लीस्ट मुझे 5 साल या 10 साल इस स्पेसिफिक फील्ड को, इसी बिजनेस को देने हैं। इस माइंडसेट के साथ आना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगले 6 महीनों में इससे करोड़ों रुपए कमाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे होता ही नहीं, वो इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिर्फ Exactly. वो सिर्फ वो मूवीज में और टिकटॉक की लाइफ तक ही नजर आता है कि कोई भी काम है, आप जूतों का काम क्यों नहीं शुरू करना चाहते, आप क्लोथिंग का क्यों नहीं करना चाहते, XYZ कोई भी प्रोडक्ट करना, कुछ भी करना चाहते हो, नॉट जस्ट IT, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस का असूल है 5 से 10 साल उसी एक चीज़ को देने हैं। उसमें आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, इंप्रूवमेंट्स भी आएंगी, टीम भी बनेगी, टीम छूटेगी भी सही, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग
और आप स्ट्रेसफुल भी होंगे, खुश भी होंगे छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लेके, तो सारा कुछ मिलके जब आप 5-7 साल लगा दोगे एक फील्ड के अंदर, और आपको 5 साल में भी अगर कोई आउटपुट नहीं नज़र आई और आप एक ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत सस्टेन कर पाए हो, तो 1 साल ऐसा आएगा बीच में, बूम। अब वो लोगों के लिए, जब लोगों को पता चलेगा ना, आपको लगेगा कि ये आपकी ओवरनाइट सक्सेस है। मैं देखूंगा ना कि ये कामयाब हो गया, तो मैं समझूंगा यार ये पिछले साल तो ऐसे था, अब ऐसे है। मैं उसके पिछले 5 साल नहीं देख रहा। और फिर लोग यही कहते हैं हराम दा पैसा। एग्जैक्टली ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। हम 5 साल 6 साल एक स्पेसिफिक उसकी चीज़ को struggle नहीं देने के लिए रेडी ऐसे नहीं ही है, स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। अब इसमें बिजनेस में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो प्रोसेस को फॉलो करके कामयाब होते हैं, कामयाबी की अगर मैं बात करूं। एक वो जो शॉर्टकट के थ्रू भी कामयाब हो जाते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, बट शॉर्टकट के थ्रू कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट वाली कामयाबी ना, मेरा ख्याल है कि वो कुछ अरसे के लिए वो शॉर्ट ही होती है। हाँ, उसमें अब क्या चीज़ आती है, क्या फेलियर आता है। जैसे आप शॉर्टकट के थ्रू बूम पे तो आगे, अब आपने प्रोसेस फॉलो किया हुआ नहीं है, अब आप लास्ट स्टेज पे हो, यहाँ पे हो। जब आप गिरोगे, कोई भी फेलियर आएगा, तो कोई भी ड्रॉप बैक आएगा, टीम छोड़ के जाएगी, कुछ भी होगा, तो अब ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाले स्टेप पे गिरोगे, आप सीधा नीचे आओगे ज़मीन पे। क्योंकि आपने वो स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए ऊपर तक पहुंचने के लिए। मेरे साथ ऐसे लोग अटैच हैं, मैं देखा है। एक पर्सन ने 3 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, एंड नाउ ही इज 0। इन्वेस्टमेंट थी, लोग छोड़ के चले गए, खुद टाइम नहीं दिया, खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और वो बूम पे था। लेकिन जब एक क्लैश आया, जाहिर डेफिनेटली कोई आपके लिए क्यों बैठेगा, कोई आपके लिए क्यों काम करेगा। जाना शुरू हो गए एक एक करके, तो अब वो खुद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोग। तो क्या होता है कि आप डायरेक्ट स्टेप्स फॉलो नहीं किए हुए नीचे गिर गए। जो बंदा स्टेप्स करके आया हुआ है ना, उसे पता है कि एक अगर मेरा ऑफिस बॉय है वो क्या सोच रखता है, एचआर क्या सोच रखता है, उसे हर एक स्टेप का पता है, क्योंकि वो सीईओ भी खुद था, वो ऑफिस बॉय भी खुद था, वो क्लीनर भी खुद था, वो एचआर भी खुद था। ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद पहले की हुई है। हर मामले को उसने अपना सीआर का काम भी किया हुआ है, उसने कस्टमर्स को भी डील किया हुआ है, हर एक चीज़ उसने खुद की हुई है। अब आईटी के अंदर अगर हम बात करें, बैक टू द पॉइंट के बिजनेस करना है स्टार्ट, एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर। सही है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। सही है। अगर आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना है, और जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज को आप देखोगे, उनके सीईओ या सीटीओ, अगर सीईओ नहीं तो सीटीओ को देखो, देखिए ही इज़ टेक्निकल, और वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, इतना साउंड प्रूफ है कि जो उसके नीचे लोग हैं उनसे वो ज़्यादा नॉलेज रखता है। ऐसे है। आईटी के फील्ड के अंदर अगर आपका सीटीओ लेवल का पर्सन जो है टेक्निकली साउंड नहीं अच्छा नहीं है, नीचे वाले लोग कभी भी काम नहीं करेंगे आपके पास। जाहिर सी बात है, उसको लूप होल्स ही नहीं पता होंगे। इवन आप 10 लाख पे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आईटी के अंदर जब आपके पास कोई काम करने आएगा बिजनेस में, जब डेफिनेटली यू नीड पीपल के जो आपके साथ काम करें, वो आपके पास एक तो सैलरी होगी उनकी, पहली चीज़। सेकंड चीज़ होगी उनकी लर्निंग, कि आप उनको लर्निंग में क्या दे रहे हो, इन रिटर्न वो क्या ले रहे हैं। सैलरी उनको कोई भी कंपनी दे देगी, इट्स नॉट डिफिकल्ट उनके लिए, किसी भी कंपनी में जाके वो सैलरी ले सकते हैं। आपके पास वो इसलिए आएंगे आपका नॉलेज देख के, आप उनको लर्निंग एक्सपीरियंस क्या, क्योंकि आईटी के अंदर हमेशा लर्निंग की गुंजाइश रहती है। और हर पर्सन आईटी के अंदर आउट ऑफ 100 80% पर्सन जो भी हायरिंग के लिए जाते हैं, वो कहते हैं अगर सैलरी कम भी मिल रही है, आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं, वी विल बी हियर, क्योंकि हमें लर्निंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब उसमें क्या है, जब आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए, फुल स्टैक डेवलपर इन द सेंस ये नहीं कि कहने की हद तक, फुल स्टैक का मतलब ये है कि आप फ्रंट एंड को भी मैनेज करो, बैक एंड को भी, मोबाइल को भी, क्लाउड को भी, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आ एप्लीकेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, उसको आप मैनेज करना जानते हो। जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप किस तरह से एक एप्लीकेशन को डिफरेंट फेजेस से गुजार के डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में जाके अपनी सर्विसेज दें। आपके पास पहले $5 का क्लाइंट आएगा, $20 का आएगा, $100 का आएगा, आप उसको अच्छी सर्विस दोगे। $500 का क्लाइंट आपने उसको $100 में काम करके दिया। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने सिंगली फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, इधर फाइवर से पहले स्टार्ट किया, फिर अपवर्क से स्टार्ट किया। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म ओपन है एनी टाइम, और अभी भी डेली बेसिस पे अराउंड 1 मिलियन प्लस जॉब्स अपवर्क पे पोस्ट होती हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और स्पेसिफिकली टेक्निकल पर्सन के लिए स्पेस अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। मैं अपनी स्किल्स को पहले इंप्रूव करके अपन उस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा, तो मुझे किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं आएगा। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होगी एक्सपीरियंस की। अब एक साइड पे मैं ये कर सकता, अगर तो मुझे प्रॉपर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का ख्वाब है मेरा, एक साइड में मुझे एक जॉब चाहिए,
जॉब से क्या होगा, जब आप जॉब कल्चर में जाओगे तो आप एम्प्लॉयमेंट को देखोगे, आपका एक्सपीरियंस आएगा, आप वहाँ पे भी क्लाइंट हैंडलिंग देख रहे हो, साइड बाय साइड आप अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। अब आपको नज़र आएगा कि अच्छा टीम कैसे बनी हुई है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, मैनेजमेंट कैसे हो रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है, क्योंकि आप डेवलपमेंट तो जानते हो, बाकी फेजेस तो आप नहीं जानते। जब तक उस कल्चर का पार्ट नहीं बनोगे तो उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे और अपने अंडर एटलीस्ट 2-3 साल में आप एटलीस्ट 10, 15, 20, 30 जितना भी आप लेना चाहो, एटलीस्ट भी 20-30 प्रोडक्ट्स आपने देखा कि आई, क्लाइंट टूटे फूटे आइडिया के साथ आया, उनको डेवलप किया गया, बार बार डेवलप किया गया, क्योंकि उसके फेजेस होते हैं। एक दफ़ा लॉन्च की वो फेल हो गई, दोबारा लॉन्चिंग होगी, दोबारा लॉन्चिंग होगी। उसके पीछे रीज़न ये होती है, जो क्लाइंट होता है ज़रूरी नहीं है कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो, क्लाइंट के पीछे भी इन्वेस्टर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, जब आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा, क्लाइंट बोलेगा कि भाई ये लॉन्चिंग डिले हो गई है, तो क्यों हो गई है, क्लाइंट का बिहेवियर देख रहे हो आप, फिर आपको समझ आ रहा है कि क्लाइंट की साइकी क्या होती है, क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, फिर आप ये चीज़ देख रहे हो कि क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए मैं उसको करने के काबिल बन रहा हूँ। अब वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है ऑटो। ऐसा आप नहीं है सीख कि रहे होते हो एक दिन में, ऐसा नहीं है कि आप देख लिया ये सारा कुछ तो हो गया, ऐसे ही है। गुजरोगे नहीं, पता कैसे चलेगा। अब जब आपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, 20 प्रोडक्ट्स को अपने सामने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, एंड उसके बाद आपने ये देख लिया कि वो प्रोडक्ट जिसके थ्रू पहले आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने पैसे कमाए, फिर उसके थ्रू आपने सैलरी ली, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा तो आपको सैलरी देगी। तो पहले क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट की, अब वो जो प्रोडक्ट लाइव हुई है उसके बाद उसके यूजर्स बढ़े हैं, तो अब क्लाइंट को भी उसके पैसे जा रहे हैं, ऐसे ही है। क्लाइंट भी अब उससे कमा रहा है। अल्टीमेटली गोल क्लाइंट का भी तो यही है। तो जब आप इस फेजेस को देख रहे होगे, क्लोजली देख रहे होगे, एज अ फुल स्टैक डेवलपर टीम को लीड कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा ये बिहेवियर क्या होते हैं। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, हमें ये लगता है अगर हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर कंपनी बना लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रीलांसिंग में आपके पास एक क्लाइंट आएगा ना, वो आपको प्रोडक्ट डिवेल्प करवाने के लिए आएगा। सही है। जब क्लाइंट एक कंपनी के पास आता है ना, क्लाइंट को पता है मैं फ्रीलांसिंग में एक फ्रीलांसर को हायर करूंगा, उसको डेवलपमेंट में मैं $5,000 दूंगा, यही काम करवा लूंगा। वो एक कंपनी को उसी प्रोडक्ट के, जब वो $5,000 में जो डेवलप करवा सकता है, वो उसी प्रोडक्ट के $50,000 एक कंपनी को दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों दे रहा है? उसके माइंडसेट के ऊपर। उसे भी पता है कि इस कंपनी के अंडर क्या बैठे हुए हैं डेवलपर्स, डेवलप उन्होंने करना है, बट क्लाइंट का कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? उसके वो माइंडसेट के साथ होगा, जो उसका CTO है या CEO है, एंड ही इज टेक्निकली कंप्लीट पर्सन। अब टेक्निकली होने के साथ साथ उसके पास बिजनेस नॉलेज है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, उसके पास आइडियाज हैं, क्लाइंट को बचाने के रास्ते हैं उसके पास, क्योंकि क्लाइंट उससे ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। उसके से सिर्फ ये डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो वो नॉलेज कैसे आया उसके पास? जब उसने पहले 20-25 प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया होगा, 30 को 50 को किया होगा, उसके पास ये नॉलेज आया कि एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या और किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जब वो कम्युनिकेट फिर क्लाइंट के साथ करेगा तो क्लाइंट उसकी बात को समझता है, उसे पता चलता है कि ही इज बिजनेस माइंड पर्सन, ये मेरे लिए बिजनेस जनरेट कर सकता है इसी मेरे आइडिया के थ्रू। अब समटाइम क्लाइंट के आइडिया के अंदर देयर आर सम चेंजेस जो चाहिए होती हैं, वो कौन लेके आता है? क्योंकि टेबल के ऊपर क्लाइंट अपना आइडिया लेके आया, तो आप भी कुछ लेके आओगे तो वो आपको $50,000 देगा ना। अगर आप सिर्फ टेबल के ऊपर डेवलपमेंट लेके आओगे तो वो आपको क्यों देगा? नहीं देगा। तो ये चीज़ जब तक हमारा स्टूडेंट नहीं समझेगा तो उसको क्लैरिटी नहीं आएगी कि सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे वर्क करती है। अब ये चीज़ हो गई, आपने वो कर लिया, अब आप अपनी प्रोफाइल पे आ गए। जब आपकी प्रोफाइल आ गई, आपके रेटिंग आना शुरू हो गई, अब आपने $100, $500, $1,000, क्योंकि आपके पास स्किल्स है तो प्रोजेक्ट्स इनफ है। $1,000 से आप $5,000 की तरफ जाओगे। जैसे ही आप 5,000 और आप 2 साल फ्रीलांसिंग की जर्नी में आ गए हो, इसका मतलब आपके पास 2 या 3 क्लाइंट ऐसे बन जाते हैं जो आपके पास लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऑटोमेटिकली आपका माइंड जाता है बिजनेस। बिल्कुल ऐसे। ये ह्यूमन नेचर है, टीम एक्सपैंड करने का। मेरा वो दोस्त है फ्रंट एंड जानता है, अब मेरे पास 4 क्लाइंट हैं, 4 क्लाइंट्स का काम एट अ टाइम मैं खुद नहीं कर सकता, मैं क्या रख दूंगा? 2 बंदे रख लूंगा, एक छोटा ऑफिस लूंगा। अगर आप लाहौर के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज को देखेंगे ना, एक घर लिया हुआ है, उसके अंदर 10 बंदे बैठे हुए हैं, 20 बंदे बैठे हुए हैं, 5 बंदों की भी टीम बैठी हुई है, एक पर्सन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। वो पर्सन कौन है? वो टेक्निकली साउंड है, वो कम्युनिकेशन वाइज स्ट्रांग है, उसके पास बिजनेस सेंस अच्छा है, उसके पास डेवलपमेंट सेंस अच्छा है, उसको क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। वो बिजनेस जनरेट कर रहा है खुद पहले, और नीचे उसने टीम रख ली है। बिल्कुल ऐसे। अब क्लाइंट उसको डॉलर्स में पे कर रहा है, उसको डेवलपर्स को पे करने में कोई मसला ही नहीं है। तो तब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप $5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000। इन द बिगिनिंग आप छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। जैसे जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो
कि आपको लगता है कि हाँ अब मेरे पास इनफ क्लाइंट्स हैं जो कि मेरा ये जो सिस्टम है 20 लोगों की टीम मेरी चल रही है। अब आप जाते हो बड़ी मछली के पास। अब आपको क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मेरे 6 महीने के लिए ये क्लाइंट्स हैं, ये क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर आपका स्टार्ट हुआ है मंथली, अगर क्लाइंट $5,000 भी दे रहा है तो उसने 6-8 महीने चलना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 क्लाइंट हैं तो $25,000 $30,000 आ रहा है, 20 बंदों की टीम इजीली मैनेज हो रही है मेरे से। अब आपको चाहिए एक बड़ा क्लाइंट। बड़े क्लाइंट के लिए क्या होगा, माइंडसेट वही है, काम भी वही है, लेकिन क्या है अब आपको ज़रूरत नहीं रही। अब आपके पास जब क्लाइंट आएगा आइडिया लेके तो आप उससे अपनी क्या रखोगे, डिमांड रखोगे कि यही काम आप जो काम आप पहले 5,000 में भी कर रहे थे तो अब वही आप $20,000 की डिमांड रखोगे क्लाइंट के सामने। बिल्कुल ऐसे। और क्लाइंट आपको देगा, कैसे देगा, क्योंकि आपने उसको अपनी कम्युनिकेशन और बिजनेस सेंस से सेटिस्फाइड कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। और अब आपको ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं भी देता आपको वो चीज़ हर्ट नहीं करेगी क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे क्लाइंट्स लगाए हुए हैं ना अपने साथ 1-1 2-2 महीनों के लिए, इस स्टेज पे आके वो होते हैं खूंटों की तरह, आपने अपने साथ लगा दिए। अब वो क्लाइंट क्या करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा, वो ये भी कहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दूंगा। तो उन क्लाइंट से भी हमें बचना है। हमें अपने आप को ये जर्नी जब गुजारेंगे तो पता चलेगा। जब एक डेवलपर कंपनी में बैठा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि ये जो ऑनर है ना ये पैसे छाप रहा है, ऐसे ही है। उसको ये नहीं पता कि वो किस माइंडसेट से काम कर रहा है, क्योंकि अब उसका डेवलप जो आपकी एप्लीकेशन डेवलप करने के साल होते हैं ना, 5-7 साल है कोडिंग, 8 साल मैक्सिमम। 6-7 साल के बाद आपका कोडिंग करने का दिल नहीं करता, ऐसे ही है। कोडिंग से आपको तो आ जाते हो खत्म, कोडिंग के वही साल हैं। आपने उन 6-7 सालों में क्या बने हो वो मैटर करता है, ऐसे ही। और वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव। कोई भी कर सकता है, सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ बिलीव लेके स्टार्ट करें। जैसे अगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस की अगर मैं मिसाल दूं, नेटसोल, सलीम गौरी, उसने क्या किया था, 40 साल के बाद उसने शुरू किया था। ऑल्थो ही इज़ नॉट टेक्निकली साउंड इनफ है, बट उसका बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा है। गोरू में रह रहा था, बैंक की जॉब कर रहे थे, अगर उसकी स्टोरी पर, तो बैंक की जॉब छोड़ के 2 बंदों के साथ उसने कंपनी स्टार्ट की थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है और सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में भी कर रहा है। बिलीव होगा ना कि ये मैं कर सकता हूँ, और फिर मार्केट गैप को देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और इसमें सिर्फ फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर नहीं रहना, मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर। फुल स्टैक के बाद आपके पास ब्लॉकचेन है, AI की इंटीग्रेशन है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए खुद मैनेज कर रहे हो। आपका जब बिजनेस सेंस डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आएगी, आपको लैंग्वेजेस का पता है, आपके पास नॉलेज है सारा, ज़रूरी नहीं कोड गेम का भी आप ही करो, टीम आप हायर कर सकते हो उसके लिए, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज़ का। और उस गेम डेवलपमेंट के लिए भी आप एक टीम लीड हायर कर सकते हो, जो नीचे छोटे डेवलपर्स हैं उनको वो ट्रेन करेगा। दिस इज द लेयर्स जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हैं। मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? 0। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 0, इन्वेस्टमेंट इसमें मैटर ही नहीं करती। अब लेट्स सपोज आप 2 करोड़ लेके आए हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ ये पहले होता था बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आप लेट्स सपोज 2 करोड़ लेके आए हैं, आपने 2 करोड़ दिया मुझे, आपने एक टीम बनाई, ठीक है। एक अब उस 2 करोड़ में आप सबसे पहले क्या हायर करोगे, एक टेक्निकल पर्सन हायर करोगे। लेट्स सपोज आपने XYZ पर्सन को हायर किया। अब वो जो XYZ पर्सन है वो टेक्निकली अच्छा पर्सन है, उसको आपने एक सेटअप बना दिया, फर्नीचर ईच एंड एवरीथिंग, और उसको एम्प्लॉयज़ भी हायर कर दिए। अब नाउ ही इज़ लीडिंग यू। अब वो आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। जहाँ पे आपका 1 लाख लगना है वहाँ पे वो आपका 5 लाख भी लगवाएगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली, BDM क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट कौन होगा, ही इज़ द मैन। शुरू में तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे 6 महीने गुजरेंगे, कंपनी बढ़ने लगेगी, क्लाइंट के साथ वो खुद एक्सेसिबल है, तो वो आपको कमा के क्यों देगा? उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, इसने तो बस वो लगाया था, वो हो गया। बिल्कुल ऐसे। IT के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, आपका टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन द बिगिनिंग जब आप क्लाइंट को हैंडल करोगे, सबसे पहला टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होगी, स्किल सीखने में। स्किल सीखना इज़ नॉट इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। स्किल सीखने के लिए आपको ये जल्दी भी नहीं करनी कि मैं 5 महीने में सीख लूँ। आप 5 महीने में सीखो, आप 1 साल में सीखो, आप 2 साल में सीखो, आप 3 साल में सीखो, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप वो सीख के आओ ना, रिप्रेजेंट करो खुद को, कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर तो आपने इस लेवल का स्किल सेट सीखा है, ग्रिप्ड, देन यू आर गुड इनफ कि आप मार्केट में आ गए हो। मार्केट में आके जब आप सोल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू करोगे, तो वो जो आपने 3 साल में भी स्किल सेट सीखे, तो पहले 5 साल में लेट्स सपोज आप 2 करोड़ कमाते हो, पहले 10 साल में आप 2 करोड़ कमाते हो लेट्स सपोज, तो 10 साल के बाद 11वें साल में आप 4 करोड़ कमाओगे 1 साल के अंदर।
वो आपका जो स्किल सेट ग्रिप्ड स्किल सेट सीखने का फ़ायदा होगा। फायदा होगा। अब क्या होगा, जब आप इस फेज़ से गुजरोगे, जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट पहला हो गया किसके ऊपर, स्किल सीखने के ऊपर। दूसरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने सेल्फ डेवलप की एप्लीकेशंस। तीसरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज में डिफरेंट से आपने एक्सपोजर लिया। वो सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करके तो आप अपनी कंपनी की तरफ जाओगे। एक क्लाइंट आया $100 पे कर रहा है, दूसरा क्लाइंट आया $500 पे कर रहा है। पहले अपना सर्किट चला रहे हो, जब 3 क्लाइंट मिल गए हैं और 3 क्लाइंट से $5000 आ रहे हैं, तो अब आप $1000 2 बंदों को देने के लिए रेडी हो। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी टीम बन गई। इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट कर रहा है आपके ऊपर। क्लाइंट आपको $50000 दे रहा है, तो इसका मतलब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप टीम को $10000 दे रहे हो। क्लाइंट को तो टीम से गर्ज नहीं है, टीम एग्जैक्टली, क्लाइंट तो आपको जानता है। अगर एक क्लाइंट $50000 आपको मंथली पे कर रहा है, तो वो $40000 आपको पे कर रहा है। $10000 में आपने टीम हायर की हुई है, जो उस प्रोजेक्ट पे लेट्स सपोज 5 बंदे बिठाए हुए हैं, पांचों को आप 3-3 लाख सैलरी दे रहे हो, 15 लाख। क्लाइंट तो $50000 पे कर रहा है। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइंट को इस चीज़ पे लेके आना कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए मुझे अपने आप को डेवलप करना है, उसके लिए मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी लर्निंग में, अपनी ग्रोथ में, मेहनत में, और बिलीव करना है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस भी डाल लिया, प्रोजेक्ट भी आ गया, प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर भी कर दिया। पाकिस्तान पेमेंट कैसे आएगी? उसमें ये होता है, पाकिस्तान में हम पेमेंट लेते ही नहीं है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो टैक्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, मामला हैं, और पाकिस्तान के ऊपर क्लाइंट बिलीव ही नहीं करता। ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जैसे वो देखते हैं ना क्लाइंट के ये हरा झंडा आ गया, बस दूर से अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे पाकिस्तान में, जितनी भी हैं, उनके अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना एंड पे कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में, दे हैव एड्रेस USA, कनाडा, दुबई, XYZ कंट्री में। इवन हमारी भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है भाई अभी दुबई गए हुए हैं, तो वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं। यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है ना, क्लाइंट कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेगा? तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो दुबई आपका ऑफिस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। यू हैव टू शो, बड़े क्लाइंट्स को वो चीज़ चाहिए, और पेमेंट्स भी वहीं पे होती हैं। फिर वहाँ से आपका पर्सन जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, और फिर आप यहाँ पे अपने मामलात को चलाते हो। आपको वैसे ये लगता नहीं है कि अगर हम ये डायरेक्ट पेमेंट्स पाकिस्तान लेके आ रहे हैं और डॉलर्स में लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा भी शायद उतर सकता है? बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। देखें ना, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इंडिया कहाँ स्टैंड करते हैं? जो गाड़ी इंडिया के अंदर 2 लाख की है, यहाँ पे वो 25-30 लाख की है। मतलब अब देखें आईटी के अंदर इंडिया कहाँ पे है? अब अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ को, IIT का प्रोग्राम आपने सुना है, वेब सीरीज हमने देखी है, उनकी मूवीज देखी हैं, हर दूसरी मूवी में वो IIT को लेके आते हैं। व्हाट इज IIT के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बट उसके अंदर मेन सब्जेक्ट IT का भी है। और जैसे हमारे यहाँ लेट्स सपोज UET है, लम्स है, या किसी भी यूनिवर्सिटी को, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? यही है ना, UET है। इमेजिन, और वहाँ पे भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस होंगे जो IT से रिलेटेड है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये एप्पल और अमेज़ॉन, बड़ी बड़ी कंपनीज, OpenAI इवन, उनका कैंप लगता है उनके कॉलेजेस में। वहाँ से वो स्टूडेंट्स को हायर करके डायरेक्ट गूगल में ले जाते हैं या अपने हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं। इमेजिन गूगल आ भी जाए, हमारी यूनिवर्सिटी में बैठ भी जाए, कैंप भी लगा दे हायरिंग के लिए, वो उनसे कौन से नॉलेज के बेस पे हायर करेंगे? 2024 हमारे स्टूडेंट के पास कौन सा नॉलेज होगा? 2010 का। गूगल का CEO कौन है? इंडियन। ट्विटर का CEO इलॉन मस्क से खरीदने से पहले, जब उसने परचेज किया, उससे पहले कौन था? इंडियन। फेसबुक में हायर पोस्ट पे कौन है? इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों नहीं है? दैट इज़ द रीज़न। हम ग्लोबल लेवल पे कहीं पे हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारी इकोनॉमी में भी लास्ट टाइम मैं जो रीड कर रहा था, 2% भी इम्पैक्ट बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इंडिया की कितनी बड़ी आबादी है? तकरीबन 32 सूबे हैं उनके। इट मीन्स पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा मुल्क है। ठीक, ऐसे ही है। अब उसमें क्या है, 30 to 35% इकॉनमी इंडिया की किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? उनकी IT इंडस्ट्री के ऊपर। मीन्स अगर IT को निकाल दें उसमें से, 2% पे ले आए, उनका मुल्क सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। जिस तरह से वो सस्टेनेबल है, नहीं करेगा। हम भी कर सकते हैं। हमने अपने लोगों को फंसाना है, हमने मुश्किलात देनी है, हमने बगैर, हमारे यहाँ कोई ऊपर से लेकर नीचे तक, अनफॉर्चुनेटली ये हम देख रहे होते हैं कि प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर है भी, लोग हैं, अच्छा काम भी होता है, बट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमने ये नहीं देखना ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सा पर्सन है, वो कितना इम्पैक्ट होगा।
ठीक है, लेट्स सपोज बहरोज है, वो कितना इंपैक्ट होगा, अली कितना इंपैक्ट होगा, छोटा बिजनेस कितना इंपैक्ट होगा, बड़ा बिजनेस कितना इंपैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, फिर हम इकोनॉमी के ऊपर आईटी को तरजीह दे सकते हैं। और उसके लिए फिर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, अगर हम इसमें बात करें कि क्या सलूशन है इसका, प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए, इनफ प्रॉब्लम्स हैं, सलूशन क्या है? सबसे पहला अपना करिकुलम अपडेट करें, सेकंड नंबर पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेके आएं, थर्ड नंबर पे अथॉरिटेड लोग, वो लोग जो काम को जानते हैं उनको एज अ मेंटर लेके आएं, फोर्थ नंबर पे हम उनको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर लेके जाएं। एक ऐसे देखें, गूगल का बिजनेस सारा जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया से, जा कहाँ रहा है? यूएस से। फेसबुक पूरी दुनिया से बिजनेस कर रही है, जा कहाँ रहा है? यूएसए में। इकॉनमी डेफिनेटली उनकी स्ट्रांग हो रही है। एक एप्लीकेशन पाकिस्तान बना दे, क्या टैलेंट नहीं है? एक बच्चा 1100 में से 1095 नंबर ले रहा है, उसको डायरेक्शन वही दी हुई है ना। जब डायरेक्शन उसको ये देंगे ना कि बेटा आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना है, बच्चे को समझा दिया होगा, नंबर नहीं लेके आओगे तो माशरा जीने नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। हमारे पास एग्जांपल है ना, आरफा करीम, व्हाट वी डिड, आरफा टावर बना दिया। हमें तो एक शौक है, जो भी वो होगा ना काम, या तो उसके नाम का अंडरपास बनेगा, कोई भी अचीवमेंट होगी, या कोई चौक होगा, या कोई प्लाजा होगा। आरफा टावर हमने बना दिया, विच इज़ गुड इनफ। ITU उसके अंदर यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, विच इज़ गुड इनफ। वेयर आर अदर आरफा क्रीम्स? कितने आरफा क्रीम और डेवलप किए हैं? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे IT के अंदर अगर एक दफ़ा भी पहचान मिली थी ना, दैट वाज आरफा क्रीम की वजह से। बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर ड्यू टू सम रीजंस, उसकी बीमारी थी। इवन तो बिल गेट्स वांटेड के उसके ऊपर अमेरिका से डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट की थी, वो कंसल्टेंसी में थे, बट वी लॉस्ट हर। हमने दूसरों को ये कंपटीशन क्यों नहीं दिया कि आपने आरफा से भी बेहतर बनना? क्या हमारे पास आज आरफा से बेहतर ना होते लोग? होते। हमने वो कंपटीशन ही नहीं दिया। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप कौन सा बिजनेस सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।